वेंचुरी इफेक्ट, आओ इसकी बात करते हैं। वेंचुरी इफेक्ट कहता है कि अगर किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रही है और तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेशर को कम करना है, तो तुम उस रीजन को थोड़ा नैरो बना दो, थोड़ा पतला बना दो। तो जब लिक्विड उस रीजन से पास करेगी ना, तो वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाने वाला है, वहां का प्रेशर कम होने वाला है। जैसे कि इस केस में पाइप यहाँ पे चौड़ी है और यहाँ पे पाइप थोड़ी नैरो है, तो जब लिक्विड यहाँ से यहाँ आएगी ना, तो यहाँ पे प्रेशर कम होने वाला है कंपैरिजन में यहाँ आके। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो आओ एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। अब ये है मेरी ट्यूब और इसे लिक्विड पास कर रही है। यहाँ की क्रॉस सेक्शन एरिया ये थोड़ी सी चौड़ी है। मान लो कि यहाँ पे कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। फिर मैं 1 सेकेंड वेट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो 1 सेकेंड में कुछ ये मॉलिक्यूल्स यहाँ तक पहुँच गए, तो यानी कि कुछ इतनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये मेरे पाइप के अंदर आ गई। ये मेरे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर गई 1 सेकेंड में, इतनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब देखो, अगर 1 सेकेंड में इतनी वॉल्यूम अंदर आई है पाइप के, तो यानी कि इतनी वॉल्यूम ही क्रॉस करनी चाहिए। यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से इतनी ही वॉल्यूम क्रॉस करनी चाहिए 1 सेकेंड के अंदर। और ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जितनी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंटर कर रही है इस पाइप में, उतनी ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एग्जिट भी करनी चाहिए इस पाइप से। अगर ज़्यादा वॉल्यूम एंटर कर रहा है और कम वॉल्यूम एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब कि लिक्विड इस पाइप के अंदर कॉम्प्रेस हो रही है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यार, लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल होती है। यानी कि इस केस में अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ V1 वॉल्यूम एंटर कर रही है T1 टाइम में, तो यानी कि रेट ऑफ एंट्री होगी V1/T1, ये बराबर होना चाहिए रेट ऑफ एग्जिट के। यानी कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर V2 क्रॉस कर रहा है, V2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस कर रही है कुछ T2 टाइम में, तो रेट ऑफ एग्जिट होगी V2/T2, और ये दोनों रेट ये बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी दो क्रॉस सेक्शन ले लो, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लो और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लो, इसमें अगर V1/T1 एंटर हो रहा है, तो यहाँ से V2/T2 एग्जिट होना चाहिए और ये दोनों रेट्स हमेशा बराबर होंगे। और इसके बारे में तो हमने डिटेल में पहले बात कर रखा है। हम इसे कहते हैं वॉल्यूम रेट फ्लो या फिर फ्लक्स ऑफ फ्लूइड। और हमने ये कहा था कि फ्लक्स हमेशा एक ट्यूब में कांस्टेंट रहने वाला है। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू तुम लो, ये फ्लक्स हमेशा एक सेम नंबर आने वाला है। तो इसका मतलब कि इतनी सारी वॉल्यूम जो कि इस बड़े से क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर गई 1 सेकेंड के अंदर, उसे इस छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया को भी क्रॉस करना चाहिए 1 सेकेंड के अंदर ही। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, इतनी बड़ी वॉल्यूम इस छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 सेकेंड में कैसे क्रॉस कर पाएगी? तो देखो, ऐसा तभी पॉसिबल है जब लिक्विड की वेलोसिटी यहाँ पे तेज हो जाए इन कंपैरिजन टू यहाँ की वेलोसिटी। यहाँ पे लिक्विड धीरे धीरे जा रहा होगा, लेकिन जब लिक्विड यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ही तेज हो जाएगी। तभी तो इतनी सारी वॉल्यूम ये इस छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया को सेम 1 सेकेंड में क्रॉस कर पाएगी। अब वैसे इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन तो तुम्हें याद ही होगा। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार अगर कोई सा भी क्रॉस सेक्शन ले लो, तो उसका एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। यानी कि अगर मैं इस ट्यूब में ये क्रॉस सेक्शन की बात करूं, तो इसका एरिया मान लो कि कुछ A1 इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू इट, यानी कि V1, ये कांस्टेंट रहने वाला है। अगर मैं कोई और भी क्रॉस सेक्शन लूँ ना और उसका एरिया इंटू वेलोसिटी करूँ, तो वो भी इसके बराबर ही आने वाला है। जैसे कि इस क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, इसका एरिया कुछ A2 होने वाला है इंटू इस यहाँ पे वेलोसिटी ये कुछ V2 हो जाएगी। तो A2 इंटू V2 ये बराबर होनी चाहिए A1 इंटू V1 के। तो देखो, यहाँ पे A2 ये छोटा है इन कंपैरिजन टू A1। इसका मतलब कि यहाँ की जो वेलोसिटी है ना, इसे बड़ा होना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू V1, तभी तो ये प्रोडक्ट ये बराबर होने वाला है A1 V1 के। तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी ये बड़ी आ रही है। लेकिन तुम अब ये सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात क्यों कर रहे हैं? हमें तो बात करना है यहाँ पे प्रेशर की, और हमें ये देखना है कि यहाँ पे प्रेशर कैसे ड्रॉप होता है। अब इसका पता हमें चलने वाला है बर्नौलीज इक्वेशन से। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ कि यहाँ और यहाँ के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाने वाला हूँ। ये हो जाएगा मेरा पॉइंट नंबर 1, और ये हो जाएगा मेरा पॉइंट नंबर 2। इसे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, पॉइंट नंबर 2। तो बर्नौलीज इक्वेशन के अनुसार यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इस पॉइंट के लिए P1 प्लस ρgH1। P1 हो गया एक्सटर्नल प्रेशर इस पॉइंट पे, रो हो गई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H1 ये हो गई हाइट ऑफ पॉइंट 1 अबव द रेफरेंस लाइन, प्लस हाफ रो इंटू V1 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी, मान लो कि कुछ V1 वेलोसिटी है, उसका होल स्क्वायर।
अब ये बराबर होने वाला है इस पॉइंट पे P2 एक्सटर्नल प्रेशर एट P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 के होल स्क्वायर के। अब देखो एक नोट करने वाली बात ये है कि मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ऐसे लिया है कि ये दोनों सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, यानी कि हाइट अबव रेफरेंस लाइन। यहाँ पे कोई रेफरेंस लाइन मान लेते हैं हम लोग, तो इस लाइन के ऊपर की जो हाइट होगी ना पॉइंट 1 की और पॉइंट 2 की, ये सेम होने वाली है, यानी कि H1 बराबर हो जाएगा H2 के, यानी कि ये रो जी H1 का टर्म ये बराबर हो जाने वाला है रो जी H2 के टर्म के। तो यानी कि मैं इसे दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास खाली बचने वाला है P1 प्लस हाफ रो V1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का होल स्क्वायर। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है P1 और यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी है कुछ V1। तो यहाँ पे हमें पता है कि V2 ये तो बड़ा होने वाला है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया, यानी कि ये वाली टर्म ये बड़ी होने वाली है। तो इसका मतलब कि P2 इसे छोटा होना पड़ेगा ताकि इन दोनों का जो सम है ना ये इसके बराबर हो जाए, है कि नहीं। तो इसका मतलब लिक्विड की वेलोसिटी यहाँ पे तेज है, तो इसका मतलब कि लिक्विड की प्रेशर यहाँ पे बहुत ही कम होने वाली है। यही बताती है हमें बर्नौलीज इक्वेशन, जहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कर जाने वाला है, प्रेशर कम हो जाने वाला है। ये थोड़ी अजीबोगरीब चीज़ लगती है, हमें लगता है कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ है ना वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, इसकी उल्टी ही चीज़ होती है। जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होने वाला है। अब इसी से हमारे पास आता है वेंचुरी इफेक्ट। अब अगर मुझे किसी भी पाइप में लिक्विड की प्रेशर को कम करना है तो मैं क्या करूँगा कि पाइप को थोड़ा नैरो बना दूंगा, थोड़ा पतला बना दूंगा। तो उसके कारण क्या होगा कि लिक्विड की वेलोसिटी उस एरिया में बढ़ जाने वाली है, और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाने वाला है। अब आओ एक और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पिटॉट ट्यूब्स। लेकिन उसके पहले आओ एक अच्छा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पिंक कलर की दीवार है और इस पर कुछ एयर ब्लो कर रही है। अब एयर की मैंने ये लेयर्स बना रखी हैं ये ब्लू लाइन से। अब देखो ये वाली जो लेयर है ना ये जब दीवार से टकराएगी तो ये साइड में ऐसे निकल जाएगी, ये भी साइड से ऐसे निकल जाएगी। सिमिलरली ये दोनों लेयर्स ये भी ऐसे निकल जाने वाली हैं, लेकिन बीच में एक लेयर होगी जो कि टकरा के जिसके कुछ ना कुछ एयर मॉलिक्यूल्स यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाएंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि देखो यहाँ पे तो बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या सारे एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रुक जाने वाले हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे वाले एयर मॉलिक्यूल्स ये साइड से निकल लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक पॉकेट हो जाएगा जहाँ पे कुछ ना कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स रुक जाने वाले हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स तो रुके हुए हैं ना। तो देखो इसके लिए मैं बर्नौलीज इक्वेशन को लगाने वाला हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पॉइंट नंबर 1 और फिर यहाँ ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाने वाला हूँ। तो बर्नौलीज इक्वेशन कहता है कि पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 2 पे ये वैल्यू। अब देखो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इन दोनों की हॉरिजॉन्टल हाइट ये सेम है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, यानी कि H1 की वैल्यू बराबर होने वाली है H2 के वैल्यू की, यानी कि रो जी H1 ये बराबर हो गया रो जी H2 के। तो इन दोनों की वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाने वाली है। अब एक और देखने वाली बात, देखो सेकेंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ना वो तो हो जाने वाली है 0, क्योंकि यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स ये तो स्टैग्नेंट है, इनकी तो कोई वेलोसिटी है नहीं। तो यानी कि ये वाली पूरी टर्म ये हो गई 0। तो यानी कि मेरे पास आ गया प्रेशर एट पॉइंट 2 P2 इज इक्वल टू P1 जो कि यहाँ का प्रेशर जो कि है नॉर्मल प्रेशर प्लस हाफ रो V1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं P2 और P2 को हम PS भी लिखते हैं, स्टैग्नेंट प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल स्टैग्नेंट है ना। तो PS ये बराबर हो गया P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 का होल स्क्वायर के बराबर। अब तुम सोच रहे होगे कि इसकी हमें ज़रूरत ही क्या है, इसके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो इसी का इस्तेमाल हम करके समझने वाले हैं कि पिटॉट ट्यूब्स कैसे काम करती हैं। तो चलो आओ देखते हैं। यहाँ मैंने बना रखा है एक पिटॉट ट्यूब। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने में मदद करती है, या फिर अगर मैं उस फ्लूइड में मूव करूँ तो ये बता देगी कि मेरी वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्लूइड। अगर तुम इसे एक एरोप्लेन में लगा दो जो कि हवा में उड़ रहा हो तो ये बताएगी कि एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू द एयर। अब इस एग्जांपल में हम एक विंड की वेलोसिटी मेजर करते हैं। विंड मान लो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ब्लो कर रही है, ठीक है।
अब देखो पिटोट ट्यूब्स में दो ट्यूब्स होती हैं और पिटोट ट्यूब को हम ऐसे ओरिएंट करते हैं कि इसकी एक ट्यूब ये विंड के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो ताकि हवा इस ट्यूब के अंदर घुस सके। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाली ट्यूब यहाँ से ब्लॉक्ड है, यानी कि जो भी विंड इसके अंदर घुसेगी ना ये बाहर नहीं जा सकती है। यानी कि थोड़ी ही देर में यहाँ पे सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यहीं पे रुक जाने वाले हैं और कोई भी नए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं घुस सकते हैं। क्योंकि देखो अगर एयर यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकती तो एयर इसमें एंट्री भी नहीं करने वाली है और यहाँ पे हो जाएगा स्टैग्नेशन। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे स्टैग्नेशन प्रेशर, यहाँ पे होने वाला है स्टैग्नेशन प्रेशर और इसकी वैल्यू हमने कुछ देर पहले ही कैलकुलेट की है। स्टैग्नेशन प्रेशर होता है बराबर प्रेशर ऑफ द विंड जो कि बाहर का नॉर्मल प्रेशर है PW प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी ऑफ विंड का होल स्क्वायर। ये हो जाने वाला है इस पॉइंट की प्रेशर। अब इसे हम वेलोसिटी ऑफ विंड इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों साइड अगर मैं PW से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाने वाला है PS माइनस PW इज इक्वल टू हाफ रो इंटू VW का होल स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और रो से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे VW का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ विंड इसकी होल स्क्वायर इज इक्वल टू PS माइनस PW। ठीक है, अब ये दो से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड तो ये आ गया इंटू 2 डिवाइड कर दिया है मैंने रो से तो यहाँ पे आ गया है रो। अब अगर मुझे VW की वैल्यू निकालनी है तो मुझे दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा VW और यहाँ पे आ जाने वाली है रूट। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि प्रेशर स्टैग्नेशन माइनस प्रेशर ऑफ द विंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि विंड की वेलोसिटी क्या है। अब इसी के लिए काम आती है ये सेकेंड वाली ट्यूब। अब देखो ये विंड ये तो ऐसे जा रही है, ये कुछ ऐसे यहाँ से जाने वाली है ऐसे ओवर दिस सेकेंड ट्यूब की ओपनिंग। तो सेकेंड वाली ट्यूब की ओपनिंग ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेस कर रही है विंड के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो स्टार्टिंग में इस ट्यूब के अंदर कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं जिनके कारण होगा अपना खुद का एयर प्रेशर। अब देखो बाहर में तो खैर विंड है तो विंड की खुद की अपनी प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द विंड। यानी कि मैं हर जगह लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ द विंड, प्रेशर ऑफ द विंड, यहाँ भी होने वाली है प्रेशर ऑफ द विंड। अब देखो इस गैप के थ्रू एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर सकते हैं और वो डिपेंड करेगा प्रेशर डिफरेंस पे। अगर अंदर का प्रेशर ये कम हुआ तो बाहर से एयर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ जाएंगे और अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो अंदर से एयर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ चले जाएंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाए। और एक बार अगर इक्विलिब्रियम हासिल हो गया तो इसका मतलब कि बाहर का प्रेशर ये अंदर के प्रेशर के बराबर होने वाला है। अब देखो बाहर तो बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि बाहर का प्रेशर हमेशा PW ही रहेगा और अंदर का प्रेशर ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि PW के बराबर ना हो जाए। और एक बार जब ये बराबर हो गया तो उसके बाद अंदर भी स्टैग्नेशन हो जाने वाला है और अंदर का भी प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा PW के बराबर। तो यहाँ का प्रेशर ये हो जाने वाला है PW के बराबर। अब अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास इस वेलोसिटी ऑफ विंड इसकी वैल्यू आ जाने वाली है। अब ये हम कैसे करें, तो इसे कैलकुलेट करने में मदद करेगी हमारी ये डायफ्राम। ये एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सेंसिटिव है और इसे हम अटैच कर देते हैं इन दोनों ट्यूब्स के बीच में यहाँ पे कहीं। अब देखो अगर एक साइड का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होने वाला है तो ये डायफ्राम ये दूसरे साइड ये ऐसे बेंड कर जाने वाली है और ये जितना ज़्यादा बेंड करेगी यानी कि प्रेशर डिफरेंस ये उतना ही ज़्यादा है। अब देखो यहाँ इन दोनों ट्यूब्स में फ्लूइड स्टैटिक हो चुकी है, एयर हमारी अब मूव नहीं कर रही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये प्रेशर जो कि था प्रेशर स्टैग्नेशन ये बराबर होने वाला है यहाँ के प्रेशर के। यहाँ का प्रेशर भी स्टैग्नेशन प्रेशर होगा क्योंकि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। अब यहाँ से यहाँ पे डेप्थ में कुछ ना कुछ अंतर आ गया है तो प्रेशर में कुछ ना कुछ अंतर आना चाहिए, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये हाइट ये बहुत ही छोटी है तो यानी कि जो डिफरेंस आएगा ना वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा और मैं मान लूँगा कि यहाँ का भी प्रेशर ये भी स्टैग्नेशन प्रेशर है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो ट्यूब है ये भी इसमें भी एयर मॉलिक्यूल स्टैग्नेंट है, यानी कि प्रेशर विंड जो कि यहाँ पे थी PW ये सेम वैल्यू होने वाली है यहाँ पे भी और यही सेम वैल्यू होने वाली है यहाँ पे भी PW। अब देखो मुझे दिख रहा है कि PS स्टैग्नेशन प्रेशर ये बड़ा है PW से क्योंकि PS इज इक्वल टू PW प्लस सम नंबर और ये पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यानी कि PS ये बड़ा होगा PW से और ये डायफ्राम ये ऐसे मुड़ जाने वाला है और अगर ये ऐसे मुड़ेगा तो जितना ज़्यादा ये मुड़ेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा और इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो PS माइनस PW
ये तो हमें ये डायफ्राम बता देगी। और उसके बाद हमें डेंसिटी ऑफ द एयर ये हमें पता है, तो यानी कि हम वेलोसिटी ऑफ विंड ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यानी कि पिटोट ट्यूब ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि मुझे किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करने में मदद करती है। और अगर मैं किसी फ्लूइड में मूव कर रहा हूँ, जैसे कि एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा हो एयर में, तो पिटोट ट्यूब मुझे मदद करेगी मेरी खुद की वेलोसिटी मेजर करने में विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा कि वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है। वेंचुरी इफेक्ट हमें ये बताता है कि अगर तुम्हें एक फ्लूइड के अंदर की प्रेशर को डिक्रीज करना हो, तो तुम क्या करो कि उस फ्लूइड के पाथ को नैरो बना दो, पतला कर दो। तो उससे क्या होगा कि फ्लूइड की वेलोसिटी ये बढ़ जाने वाली है, और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाने वाला है। अब इसके बाद फिर हमने स्टैग्नेशन प्रेशर को कैलकुलेट किया, जिसकी मदद से हमने पिटोट ट्यूब्स इसके वर्किंग के बारे में समझा।